सीधे आपको मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रतन टाटा को आखिरी विदाई दी जा रही है। केएम बिरला के इस वक्त मौजूदगी तमाम बड़े चेहरे जो कि अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, लोग नमन कर रहे हैं उस शख्सियत को जिसने अपना पूरा जीवन एक तरीके से राष्ट्र को समर्पित कर दिया। एक कारोबारी जिसने कारोबार से इतर समाज सेवा में अपनी जिंदगी लगा दी। टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में शुमार थे। उन्होंने अपनी कमाई का तकरीबन 65% हिस्सा दान कर दिया। आज देश के रतन को दुनिया सलाम कर रही है, उनको याद कर रही है। और ये तस्वीरें ये बताती है कि उस व्यक्ति ने क्या अर्जित किया अपने जीवन काल में। रतन टाटा के शब्दों में कि वो चाहते थे कि उनकी विरासत को कुछ इस तरीके से याद किया जाए कि नैतिकता और परोपकार का वो आयाम गढ़कर जाएं, और आज लोग उससे वाकई में महसूस कर रहे हैं। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर तमाम हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने जर्मनी में अपने कॉन्सर्ट के दौरान रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो, उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि। रतन टाटा होना तो सानू यही अज उन्हां दा नाम लेना जरूरी मैनूं इस करके लगा क्योंकि उन्हां दी लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्हां बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्हां बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्हां दी लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मुझे लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना, अपनी लाइफ जी के गए हो। अज का यह प्रोग्राम चढ़ती कला के नाम, क्योंकि असीं हमेशा चढ़ती कला ही सीखी है, जिस हालात भी रहे हैं हमेशा चढ़ती कला। सो अज का यह प्रोग्राम चढ़ती कला के नाम। हर कोई गमगीन है और हर कोई अपने शब्दों में रतन टाटा को सलाम करता हुआ, उस शख्सियत को सलाम करता हुआ, उस सूर्य को सलाम करता हुआ जिसका उदय इस देश के लिए हुआ, जिसने अपना जीवन इस देश को दिया, और आज वो अस्त भी हुआ है तो देश की आंखें नम कर गया। यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में लोगों का हुजूम नजर आएगा, और यकीन मानिए कि इनमें कई चेहरे ऐसे होंगे जो कि रतन टाटा से जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें मैं आपको कुमार मंगलम बिरला की भी दिखा रहे हैं, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, और ऐसे तमाम बड़े उद्योगपति जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। रतन टाटा दुनिया का असली रतन, जिसने भारत के उद्योग को एक दिशा देने का काम किया, जिनकी कहानियाँ सुनकर देश की पीढ़ियाँ बड़ी हुई। देश के उद्यमी जिनमें अपना आइकॉन ढूंढते हैं, वो रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उद्योग जगत के इस पुरोधा को हमेशा याद किया जाएगा। और उनके मयार का कोई और चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा। जिस तरीके से रतन टाटा का कद रहा, आप सोचिए कि आपके जीवन में नमक के स्वाद से एयरलाइंस तक, आप सोचिए कि घर की नींव से लेकर के चारपहिया वाहन तक, आप सोचिए कि कपड़ों से लेकर के आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी तक, हर जगह टाटा की भूमिका है। पीयूष गोयल बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए। मैं समझता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला नहीं। चूंकि आपका उनसे निजी संबंध भी था, कुछ ऐसी देशवासियों को आप बताना चाहते हैं, चूंकि रतन टाटा नहीं रहे, कोई ऐसी यादें जो आपका उनसे? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी आप सुन रहे थे, अपने शब्दों में
वो ये बताते हुए कि किस तरीके से रतन टाटा का कद रहा। और यकीन मानिए, जब जब देश को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो कोरोना जैसी आपदा हो या फिर बाढ़ जैसी मुसीबत, हमेशा रतन टाटा देश के काम आए। हमेशा रतन टाटा ने देश की सेवा की। सीधे आपको एनसीपीए ग्राउंड लिए चलते, जहां से इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड हैं। और अदिति, शोक की लहर इस वक्त चारों तरफ देखने को मिल रही है। भारत ने अपना एक अनमोल रत्न आज खो दिया है। आप किस तरीके की तस्वीर दिखाएंगी? और जाहिर है कि एक युग का अंत है। रतन टाटा का ना होना यकीन कर पाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, आप देखिए, मैं अभी एनसीपीए ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखिए कि तमाम, अभी कुछ देर पहले प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और शरद पवार यहाँ पर मौजूद थे, श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे थे। और लगातार जो डिग्निटरीज हैं, टाटा इंडस्ट्री के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से ये जो ग्राउंड है एनसीपी, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, वहाँ पर तमाम जो लोग हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र, और मैं क्योंकि आप सांता क्रूज से लेकर मैं यहाँ पर नरीमन पॉइंट तक पहुँची हूँ, पूरा मुंबई आज जाम है। सभी लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पर उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए पहुँचे हैं। और तमाम, मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों से मिली, तो ये बात अलग है कि टाटा इंडस्ट्री के बड़े अधिकारी यहाँ पर थे, पॉलिटिकल जगत से धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह सचिन तेंदुलकर उनके आवास, कोलाबा आवास पर पहुंचे थे। लेकिन इसके अलावा जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो उनसे प्रेरणा लिया करते थे, उनको पढ़ा करते थे, उनको सुना करते थे, समझा करते थे, उनके जीवन से तमाम तरीके के अपने जीवन में प्रेरणा लिया करते थे, क्योंकि मानवता का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन क्योंकि हम ये कहते हैं कि लेजेंड्स नेवर डाई, they always bless you and they always give you experiences। और आज रतन टाटा ने जो अपने जीवन में जो उनका काम रहा है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में लिखा है, आप देखेंगे कि चाहे पूरा सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, उनकी हर एक बात को लोग, तो भले ही हम मुंबई में खड़े हैं एनसीपीए ग्राउंड में, पूरा मुंबई, क्योंकि आज महाराष्ट्र में राजकीय तरीके से उनका अंतिम संस्कार 4 बजे होगा। आज राष्ट्र शोक भी है, झारखंड में भी राष्ट्र शोक है। एक दिन के लिए जो राष्ट्रीय झंडा है वो आधे उनको झुका दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए 11:30 बजे अमित शाह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है, फ़ोन पर कंडोलेंस दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमित शाह 11:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। वो भी करीबन 2 बजे का समय है जब वो यहाँ पर इस ग्राउंड में पहुँचेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से ही, मैं आपको पहले नज़ारा दिखाना चाहूँगी यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, और हर एक व्यक्ति अपने आप को रतन टाटा से जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि शायद 140 करोड़ लोगों ने उनका जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रभक्त के रूप में आपने देखा। क्योंकि देखिए, अक्सर हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये लोग बात भी कर रहे हैं कि अक्सर हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर देखे हैं। जीवन में हम बढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके के बिजनेसमैन, पर एक बिजनेसमैन जो कई बार हम इस व्यवसाय के रूप में प्रॉफिट की बात करते हैं, नफ़ा नुकसान की बात करते हैं, लेकिन रतन टाटा ने अपने जीवन में या तो भारत फर्स्ट, भारतीय फर्स्ट, और इसी एग्जाम्पल के साथ वो आगे बढ़े, और अपने बिजनेस में भी, अपने काम में भी उन्होंने, चाहे फिर वो एजुकेशन सेक्टर हो, स्टील हो, सीमेंट हो, किसी भी सेक्टर में उन्होंने जो योगदान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कई ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं किसी एक अनाथ आश्रम में था, मैं बाहर मिली, उसको रिकॉर्ड करने का मुझे मौका नहीं मिला सिक्योरिटी के चलते, पर उन्होंने कहा कि मैं अनाथ था और मैं और मेरा भाई जो है वो किसी अनाथ आश्रम में थे, और वहाँ पर केवल जब हम बड़े हुए और हमने पूछा कि जब हमारे घर से कोई नहीं था, हमारे ऊपर परिवार का साया नहीं है, तो हमारी एजुकेशन किसने दी, आज वो सीए है। और यही बात कही गई कि जो टाटा इंडस्ट्रीज़ का जो 60% शेयर का जो पैसा है वो एजुकेशन में, अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम्स में जाता है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर में जाता है। तो
ऐसे तमाम लोग भी यहाँ पर आए हैं जिनका जीवन बदला है। और सबसे बात मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम उनके राष्ट्रवाद का जिक्र कर रहे हैं, उनके जीवन शैली का जिक्र कर रहे हैं। मुझे याद है क्योंकि मुंबई पहुंचकर मैं उस समय यहीं पर पढ़ाई कर रही थी, जब 26/11 हुआ था, मैं पढ़ाई करती थी जर्नलिज्म की। उस समय मैंने उनके एक साक्षात्कार में ये सुना था कि उन्होंने बात कही थी, पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे 26/11 के बाद, और ये कहा जाता है कि रतन टाटा को कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, उनसे मिलने की कोशिश की, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, शायद नाम लेना आज ठीक नहीं होगा, उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, टाटा सूमो लेना चाहते हैं, आप मिल लीजिए। तब उन्होंने कहा कि यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट। पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे और 2 टाटा सूमो लेना चाहते थे, लेकिन जब रतन टाटा ने मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने सिफारिश करवाई और ये कहा कि हम आपसे 100 टाटा सूमो लेना चाहते हैं। लेकिन रतन टाटा ने कहा कि आपसे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता, ना वो उन पाकिस्तान के लोगों से मिले, ना उनसे कोई बिज़नेस किया। हालांकि भारत के कई अलग अलग क्षेत्र के पॉलिटिकल लोगों का फ़ोन आया और कहा कि आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, ये बात बिज़नेस की है, बिज़नेस में इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन ये एग्जाम्पल आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आज सुबह से जब मैं अलग अलग जगह घूम रही थी, कोलाबा थी, यहाँ पर थी, तो अलग अलग लोगों के जो एनेक्डोट्स थे, कहानी थी, बातें थी, ये मैं सुन रही हूँ। और मुझे शायद इस तरह, क्योंकि हम रतन टाटा और अगर बात करें तो जाहिर तौर पे आज ये मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर मौजूद होके कि चाहे आम आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उन सब के आंखें नम हैं, दिल दुखी है और यही कह रहा है कि एक रतन हमने खो दिया। लेकिन बार बार सब ये कह रहे हैं कि रतन टाटा को ना भुलाया जा सकता है, रतन टाटा हम सबके जीवन में रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब टाटा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो आज कल रात जब ये बात बताई गई कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, तब ये कहा गया कि जो उनकी मानवीयता थी बिज़नेस को लेकर, लोगों को लेकर, जो बिज़नेस विद केयर वाला जो उनका एक मॉडल था, विजन वाला जो एक मॉडल था, जिसमें कैसे समाज का उत्थान हो सके, कैसे समाज के लिए हर बार काम हो सके। और इसमें कई ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि आज के जो 21वीं सदी में हम हर एक चीज़ में नफ़ा नुकसान देखते हैं। मुझे याद है कि किस तरीके से फोर्ड की जो गाड़ियाँ थी, फोर्ड को किस तरीके से बैकफुट पे लेकर आए थे, करारा जवाब दिया था रतन टाटा ने। और टाटा इंडिका जो है भारत की पहली इंडियन मेड कार उन्होंने लॉन्च की थी। ये बात अलग है कि उसके बाद बड़ा घाटा हुआ, टाटा इंडिका का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, लेकिन किस तरीके से उनका विजन था कि कई भारतीय ऐसा हो कि भारत में भी कार बनती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैंने उनके एक इंटरव्यू में ये सुना था कि उन्होंने ये कहा कि टाटा नैनो जो थी सबसे छोटी कार, उसका आपके आइडिया कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन गुजर रहा था अपनी गाड़ी में, मुंबई में बारिश बहुत तेज़ होती है, बारिश में एक 2 व्हीलर पे 2 बच्चे पति पत्नी भीगते हुए जा रहे थे। तब मुझे महसूस हुआ कि क्या ये जो मिडिल क्लास है, जो आम जनता है, उनके लिए कोई ऐसी गाड़ी बनाई जा सके जो अफोर्डेबल भी हो और वो बारिश में ना भीगे। ऐसे में उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को बुलाया, उनको उस कॉन्सेप्ट को समझाया और कहा कि क्या लाख रुपए के अंदर कोई कार आ सकती है, और फिर टाटा नैनो का इजाद किया गया। तो ये बातें हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किस तरह का आइडिया, हम बड़े से बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, उसमें प्रॉफिट, शेयर, मार्केट, इंडस्ट्री, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन टाटा इंडस्ट्री ने अपने विजन के साथ, अपने सोच के साथ, रतन टाटा ने उन तमाम चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और आज ना सिर्फ इस देश बल्कि पूरी दुनिया बड़ी रतन बात टाटा है के जाने पर दुखी है। आप जिन किस्सों का जिक्र कर रही हैं, ऐसे अनगिनत किस्से हैं, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनको सुन करके पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। और उनके संदेश जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अदिति, जब रतन टाटा का जिक्र होता है 1991 में जब उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली, उस वक्त चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। हमारी इकोनॉमी जो कि उदारीकरण की तरफ बढ़ रही थी, ऐसी चुनौतियों में भी न केवल उन्होंने टाटा समूह को एक पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा रतन टाटा ने दी। बिल्कुल प्रिया, इसीलिए
इसीलिए उस समय जब चुनौतियां ज़्यादा थी, उस समय जब स्थितियां खराब थी, और उस समय जब एक ऐसा भी समय आया जब टाटा के लिए बहुत आसान था कि वो इस पूरी भीड़ से निकलकर वो टॉप लोगों में इंडस्ट्री, अगर वही हम अखबार बात कर रहे हैं कि हम जो ये टॉप 10, टॉप 5, टॉप उस लिस्ट में जी उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना, और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। मित्रों, आज 119वें वार्षिक सत्र में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मुझे कहते हुए हर्ष है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे अपने शब्दों में रतन टाटा को याद करते हुए, ये कहते हुए कि शुचिता के साथ काम करना ये रतन टाटा ने सिखाया। देश की सभी समस्याओं का समाधान, एक अच्छा समाज बनाने में भी रतन टाटा की एक बड़ी भूमिका रही, एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। और यही शब्द हर किसी के हैं जो रतन टाटा को जानते हैं, जिन्होंने उनके वीडियोस देखे, जिन्होंने उनके किस्से कहानियों को जाना। हर कोई इस वक्त गमगीन और हर किसी के लिए ये मानो एक निजी क्षति हो। अदिति नागर हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, लगातार कनेक्टेड हैं। अदिति, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हमने अमित शाह का ट्वीट सुना था, अमित शाह का जब ट्वीट पढ़ा कल, तो उन्होंने एक बात कही कि वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे। भारत की बात, भारतीयों का सम्मान, समाज के लिए योगदान, इन तमाम बातों का जिक्र उनके जीवन शैली में हमेशा आया। अब आज देखिए आप 119वें एनुअल सेशन, जिसमें पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विकसित भारत 2047 को संबोधित करते हुए अमित शाह ने, और इस कार्यक्रम के ठीक बाद अमित शाह रवाना होंगे मुंबई के लिए, और मुंबई में यहाँ पर एनसीपीए ग्राउंड में आकर श्रद्धांजलि देने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने आज जब ये इंडस्ट्री कॉमर्स का जो ये जिसमें हम विकसित भारत विजन 2047 का जिक्र करते हैं, उसमें उन्होंने रतन टाटा का जिक्र किया कि कैसे हमने टाटा ने अपना स्थान भी बनाए रखा और देश नहीं दुनिया में बना के रखा, और लेकिन साथ साथ में मानवीय मूल्यों को नहीं भूले, साथ साथ में वो जो इंडिया की फीलिंग को नहीं भूले, साथ साथ में 140 करोड़ लोगों को के लिए क्या बेहतर हो सके उस बेहतरी को नहीं भूले। तो ये जो आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं कि ऊंचाइयों पर जाने के लिए मिलावट की ज़रूरत है, ऊंचाइयों पर जाने के लिए बहुत कुछ भूल जाने की ज़रूरत है, शायद रतन टाटा के जीवन के हर एक दिन ये सिखाता है कि हम ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और सबको साथ लेकर जा सकते हैं। और शायद उसी का जिक्र अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। और सबसे खूबसूरत बात देखिए कि जब आदमी बड़ा बनता है, और ये एक बहुत फिलोसफिकल बात है कि जब आदमी बड़ा बनता है तो जाहिर तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं, किसी न किसी व्यवहार की वजह से, किसी न किसी बयान की वजह से, किसी न किसी वजह से। एक ऐसा गुट होता है कि ह्यूमन जिंदगी में जो आपको नापसंद करता है। लेकिन आप रतन टाटा के इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सेक्टर हो, बॉलीवुड सेक्टर हो, किसी भी तरह का बिजनेस इंडस्ट्री हो,
आपने अंबानी इसका ट्वीट पढ़ा, आप किसी भी तरह से आप देखिए, सब उनको किस तरीके से, शायद कोई उन्हें, हर आदमी उन्हें लुकअप करता था, हर आदमी उन्हें एक रोल मॉडल की तरह मानता था। हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक आम साधारण व्यक्ति, युवा हो जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता हो, चाहे एक बहुत ऊंचाइयों पर एक बड़ा बिजनेसमैन हो, उसमें हम अंबानी का जिक्र करें, हम देश दुनिया का जिक्र करें, हम तमाम तरीके के बड़े बिजनेसमैन का जिक्र करें, हर एक व्यक्ति को लगता था कि ये जो एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये जो एलिमेंट ऑफ केयर है, जो एलिमेंट ऑफ थॉटफुलनेस है, ये शायद ही रतन टाटा के अलावा किसी के अंदर इस तरीके से थी, जो अपने हर एक काम में, सबसे बड़ी बात है वो ये, उनका एक, मैंने सुना था वो अक्सर ये कोट किया करते थे कि मैं कोई भी काम, जब मैं कोई काम करता हूँ फिर उसको, उस डिसीजन लेता हूँ, उसको सही बनाने की कोशिश करता हूँ, और सही बनाने के उस कड़ी में जब भी समाज उसके साथ जुड़ जाता है, जब भी समाज के हित के लिए वो होता है, लोगों के हित के लिए, भारतीयों के हित के लिए होता है, तो वो अपने आप में सही हो जाता है। तो मैं फैसला लेने के बाद उस फैसले को सामाजिक तरीके से जोड़ के आगे बढ़ता था, और हर बार वो फैसला सही साबित होता था। तो जीवन में शायद उनकी हर एक बात, हर एक लेखनी, हर एक जो उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने, जैसा आपने जिक्र किया प्रिया, कि जब उन्होंने 1990 में जब ये टाटा का सारा काम संभाला, और आज क्योंकि हालिया का उनका एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा कि अब, पहले ये कहा जाता था, हमारे लीडर्स हमें सिखाते थे कि बोलने से पहले तुम्हें कम से कम 10-12 साल वो एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। उससे पहले हमारे लीडर्स यही कहा करते थे, हमारे बॉसेस, हमारे सीनियर्स यही कहा करते थे कि बोलने से पहले आप पहले 10-15 साल का एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस लेने के बाद उस काम को समझें और फिर बोलें। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। 20 साल का जो युवा है, अगर वो पैशनेट है, वो चीज़ों को कन्वर्ट करना जानता है, समझता है, पैशनेट है, तो वो आज अपने एक्सपीरियंस को बटोरने के लिए चीज़ें कर सकता है। उन्होंने कहा कि ज़माना पूरा बदल गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है कि समाज को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा और आगे लेकर जाएगा। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को भरने के लिए। तो वो यही कहना चाहते थे कि भले ही दशक निकल गए हों, लेकिन तरीके बदल गए हों, थॉट प्रोसेस बदल गया हो, लेकिन वो एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कभी नहीं जानी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि जिस तरह की स्पीड, मुंबई तो वैसे भी ये कहा जाता है कि सिटी दैट नेवर स्लीप्स, और फिर अगर हम पूरे देश में देखें तो चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, हम आईटी इंडस्ट्री में एआई के बाद जिस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, शायद हम उन मानवीय मूल्यों को, ह्यूमैनिटी को, उस केयर को, उस विजन को, उस थॉट प्रोसेस को भूल गए हैं, एक्सेप्ट हाउ टू मल्टीप्लाई द वेल्थ। तो उसमें हम हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं, उसमें हम अपने ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ देते हैं, और ये हर एक बात रतन टाटा ने यहाँ सिखाई है। मैं एक बार फिर आपको एनसीपीए ग्राउंड का वो नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर धीरे धीरे डिग्निटरीज पहुँच रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, पारसी समाज के बड़ी संख्या में आपको लोग मिलेंगे, और मैं यहाँ पर किसी से बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब पारसीज में उनमें बॉडी को क्रिमेशन नहीं किया जाता था, उनको ऊंचाई पर कहीं पे बॉडी, और आपको भी पता होगा आएंगे आपके पास। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि माया नगरी मुंबई के बारे में ये भी बातें कही जाती है कि मुंबई किसी के लिए रुकती नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर लोग एक टक बस रतन टाटा को देखना चाहते हैं, आज अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये बताता है कि उस व्यक्ति ने क्या अर्जित किया है, सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जमीन पर कैसे जुड़े रहना है, लोगों से कैसे मिलना है, ये रतन टाटा हमें सिखा कर गए हैं।